नमस्कार दोस्तों, काव्य कविता साहित्य रचना विचार ग्राइंडर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं और राजेश भाई जी जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन का जो पॉइंट है, टॉपिक है, क्या हम 12 घंटे डेली काम करके हेल्दी रहेंगे? क्या 12 घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? क्या 12 घंटे काम करने से देश का विकास होगा? क्या 12 घंटे काम करने से जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसका विकास होगा? क्या 12 घंटे काम करने से आपका विकास होगा? तो राजेश भाई, आपका स्वागत और है। क्या 12 घंटा काम करने से देश का विकास होगा? बिल्कुल, देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो आज का जो हमारा ये सवाल है, पहली बात कि जो इन्फोसिस के उन्होंने बोला, नारायण मूर्ति साहब ने, कि 12 घंटे काम, तो शायद उनका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था या जो भी था, मगर जो पॉइंट निकल के आया वो शायद उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में बोला, किस पॉइंट पर बोला हो, मगर 12 घंटे काम करने की जो फिलॉसफी है, आपके बारे में आपका क्या विचार है उसके बारे में? जी, सबसे पहले 12 घंटे का जो काम करने का फिलॉसफी है, जो पहले तो मैं चाहूँगा कि जो 12 घंटे काम करने चाहिए, जैसा ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 घंटे काम करने चाहिए, बट काम करने का नेचर क्या है, कौन सा काम है? क्या आप उसमें क्रिएटिविटी चाहिए या फिर उसमें सिर्फ लेबर इंटेंसिव वर्क है? क्रिएटिव वर्क है तो फिर उसमें 12 घंटे काम करने का कोई सवाल ही नहीं। 12 घंटा काम करेंगे, क्रिएटिविटी किल कर रहे हैं आप वहाँ पे। और ऐसे भी अगर लेबर इंटेंसिव वर्क भी है तो वहाँ पे भी आपका 8 घंटे का मैक्सिमम रहता है। 8 घंटे से ज़्यादा आप काम करवा रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ निकल के आया, एक निष्कर्ष निकल के आया, 12 घंटे चाहे आप क्रिएटिविटी का काम करो, इनोवेशन का काम करो, वहाँ भी आपकी क्रिएटिविटी असर कर ही नहीं पाएगी, आप कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाओगे, और आप शारीरिक लेबर काम कर रहे हो तो वो भी काम नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया 12 घंटे काम करना मतलब इंसान से उसकी एनर्जी को खींचना और जिससे उसको बीमार बना देना। बीमार बना देना, मैं कहूँगा कि बीमार बना देना। और जैसे इन लोगों ने, नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के, तो उन्होंने आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने कहा है तो वो कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें होती है, वो जनरलाइज नहीं होते। हम लोग मतलब हाँ, हम लोग उसको पर्सनल ले सकते हैं, बट उनका कहने का जो रिदम, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम लोग किसी कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है, जो वर्कआउट का है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं, बट वो क्लिप होता है, वो वायरल हो जाती है और वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो हमारे यहाँ उद्देश्य किसी को पॉइंट करना नहीं है, मगर हाँ, जो एक टॉपिक निकल के आया है कि 12 घंटे काम करना हेल्दी है क्या नहीं है, चाहे वो खुद के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, कंपनी के लिए हो, संस्थान के लिए हो, तो कोई एंगल से नहीं है। और अब उस पर ही हम चर्चा करेंगे कि अगर क्या 12 घंटे काम करने से, पहली बात, शारीरिक आप स्वस्थ नहीं रह सकते, नहीं, मानसिक, जब आपको मानसिक स्वस्थ होने के लिए अपना सर्कल, मानसिक और समाज का कनेक्शन है, अगर आप मानसिक स्वस्थ होने के लिए अपने दिल की बात अपने परिवार, बीवी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, इन सब के साथ करोगे तो थोड़ा सा आदमी उसको अच्छा लगता है। अगर वो आदमी अकेला ही सोचता रहे तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम बनती है। तो और बाकी भी रीज़न है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी, जैसे काम करने का आपने कहा कि 12 घंटे 13 घंटे, लोग 18 घंटे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि नारायण मूर्ति काम कर सकते हैं, वो 18 घंटे भी काम कर सकते हैं, कंपनी उनकी है। अगर आपकी कंपनी होगी तो आप भी 18 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सलाह दिया जाए, आप जो परसेप्शन में लिए जा रहे कि एम्प्लॉय को काम करना चाहिए, बट एम्प्लॉय को काम क्यों करना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि आप कंट्रीब्यूशन देने के लिए वहाँ पे गए हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है, पहले से आप अकेले आप कंपनी को तो बढ़ा नहीं सकते, सभी एम्प्लॉयज़ का उसमें हाथ होता है, आपको कंपनी में मालिकाना हक नहीं है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, आप इतने आवर्स काम करेंगे या फिर इतना प्रोडक्टिविटी देंगे, हाँ, तो आप ये भी लेके जाते हैं, ये भी कंपनी को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम अपने परिवार को पहले देखेंगे, फैमिली है हमारी, हम अपने आप को भी देखेंगे, उसके बाद हम आपको सहयोग करेंगे, उसके बदले में हम आपसे मॉनिटरी बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब हम आपसे पैसा लेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती आप किसी को, आप हमको जान दे दो, आप हमारे एम्प्लॉय, ये तो ऐसी बात होगी। आप अगर कह रहे हो कि 13 घंटा दो, तो आप मेरे से जान ही ले रहे हो, किडनी ले लो, हार्ट सब, मतलब कि ये
ऐसी बात हो गई। तो आपसे जो बात हुई है मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कि इतना काम, क्योंकि मैं ये सोच के समझ के आपको समय दे रहा हूँ कि मैं इतना समय आपको दूंगा, बाकी समय मेरे फैमिली के लिए और मेरे भी गोल हैं। अगर ये कंपनी मेरी होती थी, मैं इस कंपनी जब कंपनी ही मैं रन कर रहा हूँ, तो मैं 18 घंटा क्यों, पूरा दिन दे सकता हूँ मैं उसमें। ये पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो वो आप कह रहे हैं, नारायण मूर्ति ने कहा कि 70 घंटे काम करने चाहिए, आप एलिनिएट हो रहे हैं प्रॉब्लम से। आप अपनी प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, वो जनरलाइज कर रहे हो। अब जनरलाइज आपको नहीं करना, आपकी प्रॉब्लम अलग है और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम अलग है। आपको एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को आपकी प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टेक है कंपनी में आपके स्टेक से अलग है। वो आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए आए, कंट्रीब्यूशन देने आए हैं। वो ये नहीं आपने उसको तो मालिकाना हक बनाया नहीं, वो शेयर होल्डर्स नहीं है आपके, वो कंट्रीब्यूट करने हैं। आप ज़बरदस्ती आप उनको आप इतना घंटे काम करो, क्यों करेंगे वो आप काम? और एक और चीज़, जब हम कहते हैं कि शरीर की, जैसे हमने एक परिभाषा दी, तो आपको ना तो शरीर स्वस्थ रहेगा, अपना कुछ कसरत कर सकोगे, ना व्यायाम कर सकोगे, ना प्रकृति के साथ कनेक्टेड रह सकोगे, कि अपना सूरज की धूप ले सकोगे, ना छाँव ले सकोगे, विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाओगे, आप कुछ वर्कआउट नहीं करोगे, आपका वजन बढ़ जाएगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब समस्याएं तो निश्चित है। बिल्कुल। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप कंपनी में काम करो, लेकिन कंपनी के लिए ही काम मत करो, अपने लिए काम करो। आप हमेशा पहले आप एज ए एम्प्लॉई ये सलाह है कि आप अपने बारे में पहले सोचें, ठीक है? कंपनी के बारे में सोचिए, बट आपके कंपनी के लिए भी रोल डिफाइंड है कि मुझे इतना ही करना है। वो अगर कह रहे 13 घंटा दो, तो वो आपका कोई ये नहीं कि आप 13 घंटा आपको देना है। समझ गया। तो मगर इसमें कभी कभी क्या होता है कि इस पे भी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले तो एक स्वास्थ्य को लेके बोलते हैं। शारीरिक नुकसान, मानसिक जब आदमी को फ्री टाइम मिलेगा नहीं, तो मानसिक भी होगा। वो सामाजिक कहाँ से अपने रिलेशन बना पाएगा कि वो घर जाएगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा। मान लो कि एक बच्चा है, बच्चे से कहते हैं कि आप उसके अपने पिताजी के ऊपर एक निबंध लिखो। अच्छा। तो अब सुनिएगा बच्चा क्या लिखेगा। हमारे एक पिताजी थे, वो सुबह जाते थे, रात को आते थे। उनके चेहरे पे हमेशा तनाव रहता था, झुर्रियाँ रहती थी, बैठे रहते थे, लगे रहते थे, ना हंसते थे, ना खेलते थे, ना खाते थे, ना कूदते थे, और अचानक से वो निपट गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा भी अपने बाप को नहीं जान पाया, बाप भी अपने बच्चे को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि वो जो बीच का जो टाइम था जिसमें बच्चा बाप एक साथ दूसरे को देख सके, परिवार को देख सके, वो सुख तो एक दूसरे को मिला ही नहीं। आज के समय बिल्कुल आपने समेट दिया, सारी चीज़ों को सिर्फ शब्दों में समेट दिया, बहुत कम शब्दों में। आज की जो मांग है, आपको सिर्फ राम बनने से काम नहीं चलेगा, आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। कृष्ण के जैसा आपको कॉर्पोरेट कल्चर में भी आपको वैसे ही बनना पड़ेगा। आप कह रहे हैं जैसे कि डिमांड कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि चालाकी इसमें है कि डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको हैंडल वैसे करना पड़ेगा उस तरीके से। तो डिमांड हमेशा वैसी रहेगी। तो काम करना एक अच्छी आदत है। काम से हमें वेतन मिलता है, हमारा परिवार चलता है, घर चलता है, और जिस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें। मगर यहाँ संस्थान की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय के लिए भी ईमानदार बना रहे, यानी एक तरीके का म्यूचुअल। तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छा, अब यहाँ तो चलो एम्प्लॉय, चाहे कंपनी का एम्प्लॉय हो चाहे मालिक हो, किसी के स्वास्थ्य के लिए इतना काम एक प्रकृति ने ही आपका शरीर नहीं बनाया। अगर आप सोना, खाना, परिवार, शरीर सबको कंसीडर करके चलोगे, क्योंकि ये शरीर आपने बनाया है, आज से नहीं बनाया है, इसकी नींव बहुत पहले रखी गई हो। जितने साल के आप है उससे पहले नींव रखी गई थी, और ये आपकी पहले जिम्मेवारी है कि इस फाउंडेशन पे जो आपका ये शरीर है, इस हेल्थ की पहले आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और एक चीज़ और, मैं जितनी भी सरकारें हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे इतने मुद्दे उठ जाते हैं, ये जो आम मुद्दे जो एक आम आदमी के हैं, वो मुद्दे क्यों नहीं उठते। एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, वो अपने गांव से एकदम स्वस्थ आता है और 5-6 साल बाद उसका शरीर ऐसा हो जाता है एकदम कमज़ोर।
वो बीमार हो जाता है और वो 12 घंटे की ड्यूटी में वो पूरी एक सैलरी से ढंग का वेतन पाता नहीं है, इसलिए वो डबल शिफ्ट करता है, कभी कभी 24 घंटे काम करता है। कभी आप इर्द गिर्द अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखो, फिजिकल फॉर्म में उनकी क्या कंडीशन होती है। यहाँ जितनी भी गवर्निंग बॉडीज हैं, संस्थान है, एजेंसीज हैं, उन सबको ये सोचना चाहिए, जब हम एक आम नागरिक खुश होगा, देश खुश होगा और देश विकसित होगा। एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम पैदा हुए थे, जब भी देश विकास कर रहा था, आज भी विकास कर रहा है, जब भी डेवलपिंग में था, आज भी डेवलपिंग में था, तो क्या ये सोचने का विषय नहीं? बिल्कुल। ये वॉचमैन के बारे में जो आपने कहा, ये तो हर जगह कोई बहुत ऑब्वियस है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी तो 12 घंटे की नॉर्मलाइज कर दी गई। इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नौकरी जो होती है वो 12 घंटे की ही होती है। तो काम करना जो होता है उस दिल से हो, मगर लेबर का मतलब कि एक बोझ ढा दिया। तो आप क्या हम अपने देश के एम्प्लॉय को लेबर बनाना चाहते हैं? कोई भी हो, चाहे वो मजदूर भी हो, उसका नाम मजदूर रख दिया, मगर उसके लिए भी हमारी एक संवेदनशीलता होनी चाहिए सबके लिए, चाहे वो जिस कंपनी में मजदूर काम कर रहा है, जिस एजेंसी के थ्रू काम कर रहा है। और यही तो हमारी गवर्निंग बॉडीज का रोल होता है। क्या ये सोचने का विषय नहीं? क्या ये इस चीज को सुन के क्या हमारे अंदर का इंसान जागता नहीं है? क्या हमको दुख नहीं होता? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो लेबर समझने की जो बातें हो रही है कि एम्प्लॉयज़ को लेबर जैसा ट्रीट कर रहे हैं कि 13 घंटे 14 घंटे कि जैसे कि गए ऑफिस में, वो पंच कार्ड डाला, पंच इन किया, उसके बाद आप जा रहे हो पंच आउट करो, 8 घंटे के बाद फिर आपका 13 घंटा करना है तो 8 घंटे के बाद का जो लगा वो पंच आउट आपका ओवर टाइम हो गया। ये कॉन्सेप्ट हो गया कि इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वो अभी भी 1980 वाली बात हो गई। जबकि आईटी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स के साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि, जबकि उनका काम है क्रिएटिव वर्क करना, और इतनी क्रिएटिव होने के बावजूद भी उनको उसके लायक काम नहीं मिलता है। और उसके बाद जो कंपनी में उनको ट्रीटमेंट मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट मजदूर का जो कॉन्सेप्ट आया है, लोग कॉर्पोरेट मजदूर अभी बहुत ट्रेंड में है, तो यहीं से आया है कि उनको मजदूर ट्रेंड किया जा रहा है। मजदूर में मतलब कि ये लिया मजदूर, वाइट कॉलर लेबर। हाँ, वाइट कॉलर जो मजदूर में काउंट कर रहे हैं, तो मजदूर का तो स्थिति पहले भी खराब था। और ये जो प्रोफेशन में है, इंजीनियर्स है, उनकी ज़िंदगी और ख़राब करके रखी है इन लोगों ने, कि इन लोगों को ट्रीटमेंट ही मिल रहा है। जो सीनियर्स है वो जैसे कि काले अंग्रेज है, गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज यहाँ पे छोड़ के चले गए। काले अंग्रेज वाली सोच है उनकी, मतलब कि भारतीय, मतलब अंग्रेज तो छोड़ गए, अपनी अंग्रेजी यहाँ वो सोच यहीं पे रह गई, सोच उनकी मानसिकता यहीं यहीं रह गई। और देखा जाए कि अगर अब खुद देखा जाए कि जितनी भी इन्वेंशन होते हैं, एक कैमरा हो, चाहे सोनी का कैमरा हो जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, कैनन हो, क्या हमारे देश ने बनाया? क्या जितनी भी आईटी में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, स्काला हो गई, या जितनी भी प्रोग्रामिंग एआई हो गया या मशीन लर्निंग हो गया, पाइथन हो गया, इसमें हमने कौन सी लैंग्वेज बनाई है, कौन सा टूल बनाया है? तो इसका मतलब यह है कि हम उनकी चीज जो बनाया है हम उसको यूज कर रहे हैं, हम इनोवेशन नहीं कर रहे। और इनोवेशन के लिए फ्री माइंड चाहिए, एक आज़ाद, एक फ्रीडम चाहिए सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो वो जब आदमी लेबर का काम करेगा तो सोचने की शक्ति को तो आपने दबा दिया। वो उसका ये होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव होगा मुझे डेडलाइन फिनिश करनी है। तो हम आगे जब तक इनोवेशन नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वहीं से हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाया जाता है, और हम लोगों को रोटिंग सिखाया जाता है कि मतलब एक बार थोड़ा सा सरल भाषा में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग हो गया कि कोई भी चीज को गहराई से लॉजिकल तरीके से आप उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या फिर आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स ही है, तो मैथमेटिक्स से आप फार्मूला तो रट लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं मैथमेटिक्स का सवाल कभी क्या क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है, क्यों पढ़, ये फार्मूला ऐसा है तो क्यों है।
जैसे जो कारण है उसका मतलब बिल्कुल कि समझ गया। यहाँ मैं एक बात आया, जैसे हम सबको पता है कि log 10 की वैल्यू 1 है, मगर log क्या है, क्या ये हमको पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xv, पर ये रियल लाइफ में क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है? हाँ, क्या है पॉली इक्वेशन, क्या है क्वाड्रिक इक्वेशन, क्या है, ये सब चीज़ें सब सिर्फ हम लोग रट्टा मार के बना देते, सॉल्व कर लेते नंबर लाने के लिए, क्योंकि नंबर सिस्टम है हमारा। नंबर यहाँ सिस्टम है कि नंबर लेके आना है इतना, मतलब तो बस। एग्जाम में स्कोर करना है। हाँ, मतलब आप रट्टा मारो और उल्टी कर दो जाके एग्जाम में, ऐसा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम भी दोषी है। अब कैसे? जब आदमी एजुकेटेड होगा तो उसकी थिंकिंग लॉजिकल बनेगी, जब लॉजिकल थिंकिंग होगी तो वो इनोवेशन लाएगा, और इनोवेशन लाएगा तो वो लेबर का काम नहीं करेगा। एजुकेटेड होना और वेल इन्फॉर्म्ड होना दोनों अलग अलग चीज़ है। बहुत अच्छी बात हाँ, बोली। नॉलेज एक अलग चीज़ है, और एक क्योंकि कॉमन सेंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब एजुकेशन है, आप पढ़ाई कर तो कॉमन सेंस रहेगा, तो आप फिर क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ से होगा, क्यों है क्या है, आप सवाल करते हो। मगर यहाँ आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो लॉर्ड मैकेले वाला सिस्टम आया हुआ है, लॉर्ड मैकेले ने जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लेके आया था अंग्रेज़ों का, तो उन लोगों ने यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया नहीं। उनने उनका था कि क्लर्क में लेना है, क्लर्क में डालना है लोगों को, तो उतना शिक्षा दो कि बस हमारे काम कर सके, क्योंकि जो टॉप पोजीशन पे ऊंचे जगह पे जो थे अधिकारी, वो तो अंग्रेज़ थे, और नीचे काम करने के लिए लोग चाहिए, उतना ब्रिटिश कहाँ से आएंगे, तो यहाँ के लोगों को चलो ट्रेन करो। लॉर्ड मैकेले ने ट्रेन वैसे ही किया कि आप सिर्फ सुनना है, आपको एकदम स्ट्रॉन्ग हायरकी सिस्टम है, उसमें जो सीनियर बोलेगा नीचे वाले को सुनना है। वो मूवी जो आपने देखा ट्रिपल आर, उसमें वैसा ही है कि उसमें जो डिओन्टोलॉजी में उसकी स्टडी की जाती है, कि मोरल साइंस में भी है कि आपको जो कर्तव्य है उसका पालन करना है, सीनियर जो बोलेगा उसका, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सीनियर सही है या गलत है, सीनियर जो बोला वो सुनना है। तो सबसे पहले ब्रेन वॉश तो यहाँ पे हो गया, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे दबा दी गई, आप वहाँ पे आर्गूमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप समझ गए। हाँ, आर्गू नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते उसके डिसीजन को। अथॉरिटी है, यस तो यस, नो, ये सेम चीज़ जो है कोर्ट के जैसा है, हालांकि कोर्ट में भी जैसे समझ गया। तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि कोई एक विषय को हर डायरेक्शन से, अराउंड से, कि हर जगह से इसको खोजें, उसको समझें, कोई भी एक प्रॉब्लम को। मगर जब हमारी एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि राजेश भाई ने बोला कि एजुकेशन सिस्टम है कि इंस्ट्रक्शन लेना है और खुद जो उन्होंने बोल दिया वही करना है, खुद उसके आगे सोचना ही नहीं है, तो जब ऐसा एजुकेशन सिस्टम होगा तो इनोवेशन कहाँ से आएगा? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोला कि हमको पता है log 10 की वैल्यू 1 है, मगर क्या हमको पता है कि लॉग वाकई में क्यों यूज होते हैं, जैसा हमने बताया। और जैसे कि सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन में यहाँ पे आती है कि हम एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी थोड़ी बहुत चेंजेस हो रही होंगी, बट अपने टाइम की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे टीचर जो कह रहे हैं सही है, क्यों मैं सवाल क्यों नहीं उठाऊँ, आप मेरे को ऐसे बताओ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वहाँ चुप क्यों करा दिया जाता है? अथॉरिटी आप क्यों, आप टीचर हो, आप अथॉरिटी क्यों हो? आप इंस्ट्रक्टर हो ना, सवाल मैं करूँगा, आप जवाब दो। सही बात है। मैं रूड नहीं बनना चाह रहा हूँ, बट मतलब रूड नहीं, एक आदान प्रदान हो गया वहाँ पे। आपकी आप जैसे सवाल करेंगे, आपको जवाब अगर मिलने लगेगा, तो वहाँ पे आपकी क्रिटिकल मतलब क्यूरियोसिटी तो वहाँ पे। अब जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब हमको मिलेगा नहीं या हमको चुप कर दिया जाएगा, तो हमारी क्यूरियोसिटी तो खत्म ही हो गई। क्योंकि 6 साल से 12 साल का जो उम्र एज होता है, उसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, मतलब ब्रेन डेवलप होता है। हाँ, जो आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो उसी फेज में आपका डेवलप होता है कि आपका जो लाइफ है कैसे गवर्न करेगा कॉग्निटिव एबिलिटी में, कि आपका थिंकिंग पैटर्न कैसे होगा, आप कैसे सोचेंगे, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एक बच्चा होता है, वो 6 से 12 साल की उम्र है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, और जब हमारी पढ़ाई हमारी एक ही डायरेक्शन होगी, मतलब बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, वो जो टीचर ने बोल दिया वही बताएगा, तो ब्रेन ऐसा डेवलप हो गया। तो ऐसा डेवलप ब्रेन आगे जाके लेबर बनेगा, और जो लेबर होगा तो 12-13 घंटे काम करेगा। ये इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं इसको, कि आप वो जो ये फेज़ है, इसमें आपका ब्रेन फॉर्म होता है। आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग, इसलिए कहा जाता है कि जो डिजिटल डिवाइड है
या फिर जो आपका सोशल डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एक स्कूल में पढ़ रहा है आपका इंटरनेशनल स्कूल में और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो दोनों के सोच में अंतर यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रक्चर ही अलग होता है। तो एक यहाँ जितनी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनको सोचना चाहिए कि इसमें क्या लेकर आए जिससे कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर बने। इस पर कभी हम अलग वीडियो बनाएंगे, और जिससे कि लोग लेबर ना बने, लोग एक इनोवेटिव ब्रेन बने, एक क्रिएटिव ब्रेन बने। और हाँ, अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस की बात आई कि कोई भी जब आदमी का ब्रेन 12 घंटे काम करेगा आदमी, तो वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा, उसका इनोवेशन दे नहीं पाएगा। और उसका रिजल्ट आप ये मान लो कि एक टाइम हमारा भारत ऐसा था, जैसा हम सुनते हैं कि रावण ने पुष्पक विमान बनाया, और हमने उसके बाद रावण के टाइम में त्रेता युग में इतने इन्वेंशन हुए। क्या कलयुग में कितने इन्वेंशन हुए? इसका मतलब विरासत से तो हमको मिला था, मगर अब क्या है? अगर अब पुरानी स्टोरी सुनो कि महाभारत के युद्ध में हमारा धनुष बाण इतनी इतनी चीजें हो जाती थी हर चीज को लेके, अगर उसको कंपेयर करो तो अब हमारे पास क्या है? तो क्या ये सोचने का विषय नहीं कि क्या इसका मतलब हमको जो भारत पुराना था वो विकसित था, अब हमारा विकसित है नहीं, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये सब सवाल हमारे जहन में घुसते हैं क्या? नहीं। अगर नहीं घुसते तो थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। हमारा जो है विचारों में बहुत विकसित थे, और अभी जो है जैसा कि कहा आपने कि सोचते तो हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है उनके पास। पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल विल पावर नहीं है उनको कि वो एग्जीक्यूट कर सके। बोल सकते हो और सोच सकते हैं, बट विल पावर नहीं है कि वो विल पावर देखो, एग्जीक्यूट कर सके। जो उनकी पार्टी का अगेंस्ट कोई होगा उसके लिए 1000 मुद्दे ला देंगे, मगर क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए? क्या एक भी पॉलिटिशियन को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका ट्विटर पे ट्वीट हो गया या कोई रील या कोई भी वीडियो, ये इस 12-13 घंटे पे जब कोई बंदा कमेंट देता है तो क्यों नहीं आता? यहाँ आनंद महिंद्रा ने कितनी एक अच्छी बात बोली, क्वांटिटी पे ना क्वालिटी पे जाओ, और क्वालिटी के वर्क में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। उन्होंने कोशिश किया है, ऐसे तो डिप्लोमेटिक है, बात कर रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं डिप्लोमेटिक होते हैं, हम तो डिप्लोमेटिक बातें करते हैं। पर इस जगह पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं हमारे देश में, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि रिस्क लेना चाहते हैं, बट उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा। हमारा प्रॉब्लम गवर्नमेंट से ये है कि टैक्स हम मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा है, और जो है टैक्स के बदले कुछ सर्विसेज नहीं है, ना एजुकेशन है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये हमारी समस्या है। और जो बिजनेसमैन की जो समस्या होती है, उनके मुद्दे जो होते हैं, उनके मुद्दे ये है कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। क्योंकि आप समझ लो कि गूगल और जो मेटा जैसी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं, अमेरिका में ही क्यों बनती? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आप लीड नहीं कर सकते। तो आपको इंडिया से भी गवर्नमेंट का जो है फाइनेंशियली नहीं, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें, तो आपको उनको पुश करना पड़ा। आप जस्ट लाइक कि ऐसा है कि आप फेल कर गए तो भी हम आपके पीछे हैं, गवर्नमेंट ये होती है। आप बड़े रिस्क टेकर हैं, आप बड़े उद्योगपति, आप रिस्क लो, आप डिफेंस में जाओ। हम देखो चांद तक पहुंच गए, लेकिन हमारे पास एक राइफल भी हम नहीं बना पाते, AK-47 बाहर से लेते, जेट इंजन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि कंपनीज है बनाने। मतलब अगर ये दोबारा वापस आ गया ना कि एक तरफ पुष्पक विमान हम पढ़ते हैं कि रामायण में, और एक तरफ हम एक अपना राइफल तक नहीं बना पा रहे। एक हमारा जो जितने भी प्लेन्स होते हैं या एयरक्राफ्ट होता है हमारा, वो बाहर से ही आता है, चाहे बोइंग से आए या किसी और से आए। बिल्कुल। जेट इंजन हम लोग अभी तक एक कावेरी प्रोजेक्ट पे थे जो कि तेजस में लगने वाला था, फाइटर जेट में। जेट इंजन पे भी हम लोग इसलिए फेल हो गए क्योंकि HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उन्होंने आज नहीं 40 साल पहले उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था अपना ये एयरफोर्स का, अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए। और क्योंकि जो जो इंजन आने वाला था, जेट इंजन, वो सप्लाई देने वाली थी जनरल इलेक्ट्रिक, बट वो सप्लाई इनको मिलने में डिले कर रहे क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स है। वो अपने हिसाब से वो जो जियो पॉलिटिक्स में उनको अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो वो होल्ड कर सकते हैं। आप डिपेंडेंट नहीं हो इसमें। आपको जो है खुद 40 साल 50 साल हो गए, आप अपनी एक जेट इंजन नहीं बना सकते। तो माना कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड। तो ये इससे देखो हम इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं। अगर
हमारा ऑब्जेक्टिव था 12 घंटे का, मगर ये भी उस पर डिस्कस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब इम्प्लीकेट है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप 12 घंटे या 13 घंटे काम करोगे तो आप एक इनोवेटिव ब्रेन ना हो के एक लेबर, और इवन लेबर को भी इतना काम नहीं करना चाहिए, बट मैंने लेबर टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया। अब अगर आप और दूसरी चीज़ ये कि जब हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, रिसर्च की संस्थान नहीं होंगी, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा क्रिएटिव ब्रेन कभी यूज़ ही नहीं हुआ। तो जब हमारी क्रिएटिव इनोवेटिव ब्रेन, क्रिएटिविटी होगी नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे नहीं जिसमें हम की अनुसंधान कर सकें, तो इनोवेशन कहाँ से आएगा? अगर इनोवेशन नहीं है तो हम बाहर पे ही डिपेंडेंट हो रहेंगे, और जब तक हम बाहर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा देश प्रगति की ओर कैसे बढ़ेगा? सवाल फिर यही आएगा कि जब भी हम डेवलपिंग थे, आज भी हम डेवलपिंग हैं। तो यहाँ जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलें, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमारे योगा के हों, चाहे अब आयुर्वेदा को हम बोलते हैं, आयुर्वेदा में हमारा एलोपैथी इतना आगे बढ़ गया, बहुत लोग एलोपैथी के विरोधी बन जाएंगे, मगर उनके वाइट पेपर्स हैं, उन्होंने रिसर्च करी, कितनी रिसर्च हमारी आयुर्वेदा पे हुई। आयुर्वेदा बहुत इफेक्टिव है, वही पोटेंशियल के साथ अगर मान लो अश्वगंधा है, वो एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है, अश्वगंधा पे और रिसर्च होती कि एक पैरासीटामोल या एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट के बराबर हम उसकी पोटेंशियल बनाते तो उसके वाइट पेपर्स होते, उस पर और रिसर्च होती तो हमारा आयुर्वेदा भी बढ़ता। तो यहाँ किसका दोष है? क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए? एक तरफ हम योगा को कहते हैं कि योगा, अब निमहंस पे जाओ, जो जिनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, बोलते हैं कि ध्यान करो। क्या जो आप हेल्दी आपका ब्रेन है तो आप ध्यान कर पा रहे हो क्या? अब जिनका ब्रेन डिसऑर्डर हो गया है, जिनको थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है, उनसे हम ध्यान करने की एक्सपेक्टेशन करा रहे हैं, तो क्या मतलब एक कॉन्ट्रास्ट कंडीशन नहीं हुई? एक हेल्दी आदमी ध्यान कर सकता है क्या? दूसरी चीज ये, जब ये सारी चीज, क्या हमारा योग जो हमारे योगी पुरुषों ने दिया, योगियों ने दिया, क्या उस चीज को लेकर हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं होने चाहिए कि जिससे पता पड़े कि सेरोटोनिन ऐसे हो रहा है, डोपामाइन ऐसे हो रहा है? एक योगी का टेस्ट, बिहार स्कूल ऑफ योगा के योगी जो थे पुराने, उनका टेस्ट विदेश में जाके होता है, क्या वो चीज हमारे इंस्टीट्यूट, रिसर्च संस्थान हमारे देश में नहीं होनी चाहिए? जी, इसमें मैं कहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस में फंडिंग चेक की ज़रूरत है। प्राइवेट प्लेयर्स आ नहीं रहे क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और गवर्नमेंट खर्च करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका जो आप देखेंगे R&D का ही बजट जो है 0.7 है। बताओ, R&D का बजट 0.7, सिर्फ इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट 0.7। जब रिसर्च नहीं होगी तो इनोवेशन नहीं होगा। एक तरफ हम एक भारत, अखंड भारत की बात करते हैं, और एक तरफ हम आपको बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, एक तरफ हम हर चीज के लिए विदेश से ही डिपेंडेंट हैं, हम चाइना से डिपेंडेंट हैं कि टिकटॉक तक चाइना सीमित नहीं है। आप देखोगे मार्केट में कितनी चाइनीज चीज हम यूज कर रहे हैं। हमारा चाइना रिसर्च में कितना आगे चला गया और हम कहाँ हैं? ये पॉलिटिकल एजेंडा होने चाहिए, ये पॉलिटिकल मुद्दे होने अगर चाहिए। आप R&D में नहीं खर्चा करें, क्योंकि ये जो R&D होती है, आपको कंट्री को लीड करना रहता है। जैसे AI है, या अभी AI तो अभी है, पहले भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज थे, साइंस, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजीज थे। तो इसमें क्या है कि आपको रिसर्च साइकिल बहुत लंबा होता है, आपको ज़्यादा लंबे समय तक, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एक लिमिट तक ही जाएंगे, क्योंकि उनको, वो भी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है तो US में अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ वेंचर कैपिटल वैसे काम करता है। उनका नेक्सस ऐसा है कि वो उस चीज़ को लीड कर सकते हैं, एक जनरेशन 2 जनरेशन तक वो साइकिल को लीड कर सकते हैं R&D में। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट को इनिशिएटिव इसलिए लेना पड़ेगा कि आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन है वो रिस्क लेना चाहते हैं, आप उनको रिस्क लेने का इन्वायरमेंट नहीं दिए, क्योंकि आपके अगर वो फेल हो जाते हैं, उनका सारा कैपिटल चला जाता है, तो फिर तो उनको भी सोचना पड़ता है आप ऐसा उनको लगे कि आप रिस्क लो, पीछे हम हैं, बैकअप है हमारा, तो रिस्क लेंगे तो सक्सेस के चांसेस रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ ऐसी प्लानिंग हो, इस तरीके का थिंकिंग प्रोसेस हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। अब देखो, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री हो, कितना रिसर्च हो रही है, चाहे IT इंडस्ट्री हो, चाहे इंजीनियरिंग में आप सिविल ले लो, केमिकल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, क्या रिसर्च हो रही है। आज एक समझ लो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें मैकेनिकल ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, सिविल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कंप्यूटर साइंस होती है। आप ज़्यादातर देखोगे हर ब्रांच के बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं।
और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाकी जितनी भी ब्रांचेस है उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब एक बंदा ने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी, वो मैकेनिकल पढ़ना चाहता था, उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता था, मजबूरन रोजगार के कारण वो आईटी फील्ड में आया, और जब आईटी फील्ड में आया तो वो कितनी इतनी प्रोडक्टिविटी कैसे दे पाएगा जब उसके मन का काम नहीं था? और मन का काम ना पाना वो उसकी मजबूरी नहीं थी, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फेलियर था। और ये एक आम व्यक्ति के लिए एक डिप्रेशन का कारण है, एक एंजाइटी का कारण है, या वो जो करना चाहता था वो कर ही नहीं पाया, अब कहाँ से वो इफेक्टिव होगा? ओवरऑल कंट्री का वेलफेयर होगा, कंट्री अगर अच्छे डायरेक्शन में जाएगी, सब कुछ इकोनॉमिकली सब सही रहेगा तो पूरे कंट्री का भला होता है। जॉब की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो इकोनॉमी है, अगर देखेंगे तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप देखो बाहर प्राइवेट प्लेयर्स बोले तो प्राइवेट कंपनीज को लीड देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही बाहर में भी होता है। आपका काम नहीं है कि प्रोडक्ट बनाना, गवर्नमेंट का, जैसे कि वेस्ट में आप कौन सी कंपनी है जो कि जेट बनाती है? कौन? रोल्स रॉयस बनाती है, रोल्स रॉयस जेट बनाती है, मर्सिडीज बेंज इंजन्स बनाती है, और जो जेट इंजन्स हो गए या फिर जो हथियार हो गए जो युद्ध में काम आते हैं तो लॉकहेड मार्टिन बनाती है, नॉर्थ वेस्ट बनाती है। सारे प्राइवेट प्लेयर्स तो है अमेरिका के जो कि लीड करते हैं। और हमारे यहाँ इतना क्या हो रहा है? हमारे यहाँ के मुद्दे ऐसे है ही नहीं। HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, मैं तो उसको कोई काम का नहीं मानता कि क्या बना है। 40 साल से एक जेट इंजन नहीं बना सके, जो भी कारण जो भी रहा हो, लेकिन आप जेट 40 साल में तो हम लोग राजीव गांधी ने जो नींव रखा था इसका, इसरो का, तो हम मार्स तक चले गए, एक जेट इंजन नहीं बन सका HAL से। आप प्राइवेट प्लेयर को आपको लेके आओ, प्राइवेट प्लेयर। उसके बाद दूसरा है कि आपका जो टैलेंट बाहर जा रहा है, चाइना अपने जो भी स्टेम इंजीनियर्स है, स्टेम के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं अपने कंट्री में रखती है ज़्यादा पैसा देके। आप भी ऐसा कुछ करो, स्टेबिलिटी लेके आओ कि बाहर वो यहाँ पे आके काम करे, बाहर जाके दूसरी कंपनीज को आगे बढ़ा रहे। तो आप कैसे, आप ब्रेन ड्रेन रहेगा तो आप कैसे ग्रो कर सकते तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि जब इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी होगी, देश भी प्रगति की ओर बढ़ेगा, और कोई बंदा लेबर का काम नहीं करेगा। लेबर का काम को मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूं, मगर लेबर इंडिया में एक मजदूर और उसकी मजबूरी, मतलब लेबर एक मजदूरी है, वो उसकी मजबूरी है, और जब तक मजबूरी रहेगी इनोवेशन नहीं हो पाएगा। और यही चीजें आएंगी कि 12 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं। एक तरफ कहते हैं कि फिट भारत, अखंड भारत, हर इंसान हेल्दी होना चाहिए, वो उसका पैसा जो कमाएगा उसका पैसा कहाँ जाएगा? हार्ट अटैक की दवाई खाने में जाएगा, तो तुम्हारा बीमारी का शिकार हो जाएगा। ये जो है एक स्कैम है जो कि मिडिल क्लास को टारगेट करके बनाया जा रहा है। आप हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, आप इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस लो तो उसके ऊपर टैक्स भर दो, ठीक है? वो तो है। उसके बाद पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन तो सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पॉल्यूशन, एयर प्योरीफायर ले लो, अच्छा एयर प्योरीफायर ले रहा है, उसके ऊपर 18% GST दे दो। वो तो लग्जरी आइटम है ना एयर प्योरीफायर। तो एयर पोल्यूशन वो तो उस पर तो लगनी नहीं चाहिए थी फिर। तो इसका मतलब इस चीज में जो कंपनीज ये 12-13 घंटे बोल रही है उनकी प्रॉब्लम नहीं है। मान लो किसी बंदे ने कंपनी खोली, तो 12-13 घंटे का रीजन क्या क्या रीजन हो सकता है? या तो एम्प्लॉय इतना टेक्निकल नहीं है, इतना साउंड नहीं है, तो उसका रीजन ये सब बताया कि जो बंदा बनना चाहता था मैकेनिकल इंजीनियर उसने करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आ गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। ऐसा सीन हो सकता है। एक तो कुछ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा सीन क्या हो सकता है कि ऊपर वाले जो कंपनीज हैं वो उसके एम्प्लॉयज इतने टैलेंटेड नहीं है कि एक प्लान, एक प्रोसेस इस तरीके से नहीं ला रहे, तो लास्ट में प्रेशर पड़ेगा। एग्जाम्पल, मैंने एक फैक्ट्री खोली, मैंने एक ही दिन में सोचा कुछ, मैंने कोई प्लानिंग करी नहीं। मैंने कहा इसका रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ, 4 पीपल ले आते, तो मशीन लगा देता हूँ और प्रोडक्ट निकलना चालू हो जाएगा। मालूम पड़ा ना कोई प्रॉपर प्लानिंग थी, ना कोई चीज़ थी, और उसके बाद वो प्रेशर लास्ट पे किस पे आएगा? एम्प्लॉय पे आएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो हिरार्की है उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, जब प्लानिंग नहीं होगी तो पॉलिटिक्स होगी तो दोषारोपण होगा कि ये बंदा था, इस बंदे की प्रोडक्टिविटी खराब थी। जब पॉलिटिक्स होगी, हर चीज में पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब मुद्दे होने चाहिए। तो ये वैसे ही हो गए कि जैसे कि आप 90 घंटा काम करो वीक में,
और जो ये 70 घंटे काम करो, ये बात वही है कि आपकी कंपनी की फ्रस्ट्रेशन दिखा रही। और ये जिस इंडस्ट्री में सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, कुछ कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि बहुत टॉप कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड ही है। तो इन लोगों को ये कॉस्ट पे काम करते हैं, कि कॉस्ट पे काम कर रहे हैं कि बाहर से आप नहीं काम करोगे, कोई दूसरे कंट्री में काम दे देंगे, आपको सर्विस एक्सपोर्ट करना है, आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है, बट इनोवेटिव नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन इनका ये हो जाता है कि आप अगर ज़्यादा काम करके देंगे, ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो प्रॉफिट उनको होगा, तभी काम इनको मिलेगा, ये काम करके दे सकते हैं और इनको प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में होगी। सही मायने में मुझे लगता है कि इनकी जो कंपनी का अस्तित्व है और जो एग्जिस्टेंस है, अभी क्राइसिस है उसके ऊपर कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि डायरेक्शन बनाने के 10 साल पहले काम करना पड़ता है कि आपको उसका जो है, आप समझ सकते हो कि एआई आ रहा है, कि ये जो है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा सर्विसेज का, वो आने वाले टाइम में एआई एजेंट्स ले लेंगे या फिर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा और उसके लिए डायरेक्शन शिफ्ट करना पड़ेगा। उस प्रिपरेशन के लिए एक रिसर्च सेंटर्स होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। हाँ, R&D करना पड़ता है, उसके बाद रिसोर्स भी लगाना पड़ता है आपको। बट आप उस जगह पे अगर एक लीडरशिप, जैसे कि कंपनी का CEO भी होता है, वो लीडर होता है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरवेंट करूँगा कि देखो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, मान लो AI आया, अब एक बंदे को AI समझ में नहीं आ रहा तो स्ट्रेच आवर करेगा, 12, 13, 14 घंटे देगा और फिर कंपनी वही एक्सपेक्टेशन करेगी। अगर जैसे ही AI आ रहा था, कुछ एम्प्लॉयज़ को, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते, कुछ एम्प्लॉय उसी टाइम से उसको समझने में लग जाते, तो बंदों के लिए AI नया नहीं होता। जब वो नया नहीं होता तो उसके लिए 12, 13 घंटे का काम प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो यहाँ रिसर्च सेंटर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंकित जी, ये लोग जो है कंपनी में, लोग पहले से जानते थे कि क्राइसिस आने वाला है। एक्चुअली कंपनीज के अंदर क्राइसिस है, आने वाली है और भी, क्योंकि अभी वेस्ट में जो प्रोटेक्शनिज्म का चल रहा है कि वो ग्लोबलाइजेशन को एकदम अबॉर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। ये क्या है कि जो हमारे यहाँ आईटी ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता था, यहाँ पे आईटी आते थे यूएस से, तो अभी वहाँ स्लो डाउन भी चल रहा है इकोनॉमिकली, और जो है रिजीम भी चेंज हुआ है। जैसे ट्रम्प का, यूएस में जब भी रिजीम चेंज होती है तो पूरा प्रॉब्लम आती है, तो सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगे नहीं यहाँ पे। वो चाह रहा है ट्रम्प की वहाँ पे ही सर्विसेज आप बनाओ, वहीं पे आप जो है जॉब ग्रोथ करो। मतलब जो पहले सर्विसेज होती थी वो बाहर की कंट्री को होती थी, अब ये लग रहा है कि सर्विसेज बाहर की कंट्री पे नहीं आएगी, तो अपनी उसके लिए, हाँ, जो सर्विसेज है वो आएगी भी, तो हमको कम्पीट अभी आईटी में भी दे रहा है, तो फिलीपीन दे रहा है, फिलीपीन हो गया, और इंडोनेशिया वगैरह में भी जा रहा है कि आईटी जो सर्विसेज है कुछ वहाँ पे भी, पहले पूरा यहाँ पे शिफ्ट होता था, बट अब धीरे धीरे वहाँ भी मूव हो रहा है। अभी तो रुपया कमज़ोर है, जिसकी वजह से ठीक है, बट अगर मजबूत होगा तो फिर चैलेंजेस आएंगे अभी इंडिया को भी। तो इससे एक निष्कर्ष निकला कि अगर आप इनोवेटिव नहीं होगे तो आपकी मजबूरी होगी वो करना। बिल्कुल, ये कंपनियों ने हाँ, पहले, जब भी इनके पास कैश था, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो बेंगलोर बेस्ड है, कैश पे जब भी बैठे हुए थे, कैश अच्छा था, कैश रिजर्व था, उस समय इनको पिवट करना चाहिए था। पिवट मतलब कि जहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट बिजनेस से इनको पिवट करना चाहिए था प्रोडक्ट लाइन पे। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर जाते थे तो 10 साल के बाद अभी वो कैश काउ बना होता था आपका, या फिर एआई मॉडल भी, एआई मॉडल नहीं तो उसके अराउंड कुछ और टेक्नोलॉजी में आप, या फिर एआई मॉडल को भी आप डेवलप कर सकते थे। जैसे मतलब कि चाइना ने थोड़ा सा इसको हम टेक्निकल की तरफ एक आम भाषा में बोले कि कोई चीज़ पे हम नई आई, कोई बंदा काम करने लगा, उसको नहीं आता, उसने बहुत टाइम लगाया, अगर उसका मतलब 10 साल पहले तो उस पर रिसर्च हो रही थी, अगर हमारे अंदर यहाँ रिसर्च सेंटर्स होते R&D तो और होती कुछ थी, बंदे उस पर लगे रहते और वो बंदे पैरेलल एक नॉलेज फैलाना चालू कर देते, तो शायद ये चैलेंजेस नहीं आते। और ये चैलेंजेस नहीं आते तो कोई लेबर होता नहीं, 12 घंटे की जरूरत 6 घंटे 7 घंटे में काम और हो अभी जाता। ऐसी हो गई है उनकी सिचुएशन कि उनको पिवट करना मुश्किल हो रहा है, उनके बिजनेस को पिवट करना मुश्किल हो रहा है, और उनको लग रहा है, उनको पता है कि आने वाले दिन बहुत चैलेंजेस भरे हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप कॉस्ट पे खेल रहे हो, तो कॉस्ट आप कुछ स्पेशल नहीं बना रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशल होता है। जैसे प्रोडक्ट बता दूं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, गूगल के प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब जिस लैपटॉप पे आप काम करते हो माइक्रोसॉफ्ट का होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वो हो गया, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उनका अपना है। और सिंपल में ये सोनी का कैमरा प्रोडक्ट है, ठीक है। आप
बड़ी बड़ी जो गाड़ियां लेते हो, जैसे ऑडी हो गया, उसकी एक अलग ही बात है जब भी वो ऑडी है। मगर हाँ, यहाँ मुझे कहीं ना कहीं मैं इसमें टाटा को और महिंद्रा को एक अंदर से रिस्पेक्ट निकलती है कि इन्होंने ऑटोमेशन में थोड़ा काफी अच्छा किया है। आज किसी टाइम में गाड़ियां देखो क्या आती थी, आज टाटा की आप हमारा ये ले लो, हैरियर ले लो, या महिंद्रा की एक्सयूवी ले लो, जिस हिसाब से इन्होंने किया है वो एक अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा लगता है ये है। और लोगों को जिनको पता नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे इंडिया सर्विसेज में जो है, सर्विसेज से इनको इंडिया में आईटी सर्विसेज से जो है रेवेन्यू हमारा आता था, डॉलर्स आते थे या बाहर की करेंसीज आती थी। तो प्रोडक्ट जैसे कि सोनी है, सोनी का कैमरा लगा हुआ है, तो ये जो कैमरा है ये प्रोडक्ट है कंपनी की, और इसकी जो सर्विसेज है, इसको जो रिपेयर करना हो गया या फिर इसके सॉफ्टवेयर बेस पे जो सर्विसेज जो पहले मतलब बैटरी खराब हो गई तो बैटरी की दुकान पे लगवा दिया, तो उसको ठीक करना, वो जो हो गया एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो सर्विसेज है वो सर्विसेज हो गया, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर्विसेज, तो आप बताओ कि ये जो सोनी का कैमरा लगा हुआ है, तो ये मैं 10 रुपये में अगर किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ और कोई उसी को 2 रुपये में दे रहा है, तो कोई मेरे पास क्यों आएगा सोनी का रिपेयर करने के सेम सर्विसेज? बिल्कुल सही बात है। तो ये रिस्की है। और अगर मैं प्रोडक्ट बना के रखा हूँ, सोनी का कैमरा है, मेरा है, ब्रांड है सोनी, मैं प्रोडक्ट बना, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में R&D ज़्यादा लगता है और इसका जो है रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लगते हैं, और जो है ह्यूमन कैपिटल भी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये सोनी का कैमरा मैं ही बना सकता हूँ, ठीक है। सर्विसेज कोई भी मेरे को दे देगा। सर्विसेज मतलब छोटी मोटी कंपनी को दे दो, ये इनोवेशन प्रोडक्ट कोई एक बंदा मतलब स्पेसिफिक कंट्री मतलब होगी वो काम करेगी। तो आईटी में सेम वही सर्विसेज को जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये लंबा चलने वाला नहीं है। सोनी का कैमरा गया, उसके साथ सर्विसेज भी चला जाए। जैसे कि एआई आया तो ये आईटी कंपनीज के ऊपर खतरा है और ये लोग पिविट नहीं कर सके। इनके पास जो भी 10 साल पहले कैश था, उस समय रिस्क लेने के लिए, रिस्क टेकर, इंडियंस में ये चीज़ होना चाहिए, रिस्क टेकर नहीं है उतने जितने बाहर वाले। रिस्क टेक अगर वहाँ पे लेते थे और अपने कंपनी को 10 साल पहले ही R&D में करके पिविट करने की कोशिश करते थे, तो वो कंपनियां जो अभी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो आज प्रोडक्ट पे शिफ्ट होती थी। और वो अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो एम्प्लॉइज़ का भी ध्यान देती है, और उनको खुद अपना एग्जिस्टेंस जो है नहीं दिख रहा है, तो वो ऐसे तो इसको मैं 10 घंटे आप 90 घंटे काम करने का कॉन्सेप्ट, इसको मैं एक तरीके से बोलना चाहूँगा राजेश भाई, कि अगर जब प्रोडक्ट बनाने का कल्चर आएगा तो वहाँ लेबर कम होगी, आप इसको उस तरीके से समझिए। और जहाँ सर्विसेज का आएगा, सोनी को बनाने में समय लगता है, मगर उसका कोई सोनी को बनाने में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम लगा। कह सकते हैं कि मजदूरी, आप जैसे कि आप कहते हैं कि मजदूरी वाली हो गई, वही चीज़ है। इसलिए सीईओज भी आके कहते हैं 90 घंटे काम करो। अरे वो जो सीईओ है वो भी मजदूरी है, क्योंकि वो इनोवेटिव, मुझे नहीं लगता है कि आप इनोवेशन में आप हो अब कि आप किस ऐसी कंपनी में हो कि आप इनोवेट कर रहे हो। आप सीईओ, यू आर अ कमर्शियल सीईओ में भी कैटेगरी होती है, जैसे कि कमर्शियल सीईओ हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, एक कमर्शियल सीईओ हो गया, एक सेलिब्रिटी सीईओ हो गया, एक फाइनेंशियल सीईओ होता है, और एक एग्जीक्यूटिव सीईओ होता है, एक लीडर सीईओ होता है। लीडरशिप सीईओ जैसे कि आप सुंदर पिचाई को कह सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव और लीडरशिप सीईओ और सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं। ये तीनों रोल है उसके अंदर। कुछ होते हैं सेलिब्रिटी सीईओ की उनका नाम जैसे यूनिलीवर वगैरह हायर करती है, स्टारबक्स हायर करती है, वो सिचुएशन में हायर करती है जब कंपनी को ज़रूरत होती है एक ऐसे स्टॉक मार्केट को जब मैनिपुलेट कर, स्टॉक मार्केट जब ख़राब परफॉर्म कर रहे होते हैं, कैपिटल मार्केट उनका, तो वैसे सीईओ जैसे सुंदर पिचाई को मैं अपनी कंपनी में अगर हायर कर लूँ तो मेरा स्टॉक परफॉर्म अच्छा करने लगेगा, कि उसका एक ऑरा होता है। दूसरा होता है कमर्शियल सीईओ, वो टाइप के होते हैं कि जिनको रोज़मर्रा के काम जो है एग्जीक्यूट करने होते हैं डे बाय डे। जैसे आपका एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं, उनको मैनेज करना है, तो वो कमर्शियल सीईओ हो गए। उनको सप्लाई चेन रिसोर्स मैनेज करना है, या फिर वो इंडस्ट्री जैसे कि लॉजिस्टिक कंपनी हो गई या F&B इंडस्ट्री हो गई, जहाँ ऑपरेशन हैवी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे कमर्शियल सीईओ काम आते हैं। उनका भी सैलरी बेस देखेंगे तो ज़्यादातर जो लीडर सीईओ, सेलिब्रिटी सीईओ से थोड़ा कम होता है। उनका काम होता है कि डे टू डे वाला, मतलब कि एक जो एवरेज लीडरशिप होता है, वहाँ पे आपको लीडरशिप नहीं कहा जाए तो आप कुछ लीड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप ऑपरेशन को स्मूथली हैंडल करवाने में
सक्षम है, तो वो कमर्शियल सीईओ। एक फाइनेंशियल सीईओ हो गया कि वो फाइनेंशियल सीईओ जैसे कि केकेआर जैसी कंपनी हो गई। आप जानते हैं प्राइवेट इक्विटी केकेआर में, मैकेंजी तो प्राइवेट आपकी कंसल्टेंसी है, और जैसे वैनगार्ड हो गई बड़ी, ब्लैक रॉक हो गए, ये सब में काम किए हुए जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो जो सीईओ होते हैं, वो आपकी कंपनी में आने से उनका वैल्यू होता है कि आपको फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप कितना भी बैड परफॉर्म करें, स्विगी जोमेटो लॉस में कितना भी है, ब्लैक रॉक अगर उस टाइप के लोग रहते हैं, आपका कनेक्शन है, उस टाइप के सीईओ है, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो उनका जो होता है फाइनेंशियल सीईओज जो होता है, उनका जो होता है जो पे स्केल होता है वो एक अलग लेवल पे होता है। वो मतलब यहाँ जो हाँ, मतलब 12 घंटे या 14 घंटे का, और वो जो 12 घंटे 14 घंटे के जो बता रहे हैं वो सीईओ, वो कमर्शियल सीईओज हैं, एवरेज मीडियोकर सीईओज। दे आर नॉट, बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज है, बट एलएनटी का मुझे पता है कि दुबई में उसको एकदम जैसा आपको क्या कहूँ कि चालू क्वालिटी का बोलते हैं, उस टाइप का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे एलएनटी का जो कोटेशन होता है दुबई में या फिर यूएस में, दुबई में ज़्यादा है, यूएस में तो नहीं है उतना, कि कोटेशन होता है तो सबसे नीचे नाम जो है एलएनटी का रहता है। मैं आपको कर रहा हूँ, जैसे कि दुबई वर्ल्ड हो गया, ये सब जब सबसे सस्ता और लो क्वालिटी जहाँ पे चालू क्वालिटी का सामान चाहिए रहता है वो एलएनटी होती है, मैं ये बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो कंपनी का है तो वो कमर्शियल सीईओज है, वो ऐसे उठ पटांग ऐसे बातें करते हैं। बट नारायण मूर्ति का जो है वो रिस्पेक्ट इसलिए है कि उन्होंने कंपनी बनाई है, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, और वो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो कि 70 आवर्स का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉई से, तो वो कहीं ना कहीं एलिनिएट हो गए हैं प्रॉब्लम से। आप सर, आपको आप वेरी डाउन टू अर्थ है, आपको जो है उनका प्रॉब्लम भी समझना चाहिए कि वो फैमिली को भी देखना है उनको। घर में हो सकता है कि बूढ़े माँ बाप, बीमार कोई मेंबर हो जिसकी वजह से वो आ रहा है, वो उनको घर में बीमार सदस्य का भी देखभाल करना है। आपको 13 घंटा देगा, फिर 2 घंटा 4 घंटा आने जाने में देगा, तो कैसे हॉस्पिटल में या फिर कैसे देखभाल कर पाए उनकी? तो मतलब एक कंपनी की स्वास्थ्य के लिए भी वो ठीक नहीं है, एक वो 12 13 14 घंटा एम्प्लॉय की स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। उससे ना कोई इतना तगड़ा डेवलपमेंट भी हो रहा है, ना कोई 12 13 घंटे काम करने वाला कभी इनोवेशन नहीं कर सकता। इनोवेशन के लिए एक रिसर्च सेंटर माइंडसेट अलग होता है। इनोवेशन होगा तो देश का विकास होगा, देश हमारा प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो कोई भी सेंस में 12 घंटे का काम करने का लॉजिक नहीं है। तो यहाँ सरकारों से और मतलब हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, किसी को हम पॉइंट नहीं कर रहे, मगर एक देश के नागरिक होने के कारण, और हम सब चाहते हैं, एक देशभक्ति केवल माला जपने में नहीं है। देशभक्ति ये है कि हम अपने अपने विचार लाएं, विचारों को प्रस्तुत करें, गवर्निंग बॉडीज इन चीज़ों को समझे, उसको एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करने के बाद रिसर्च सेंटर बने, हर फील्ड के रिसर्च सेंटर बने, जिससे कि हमारा एक भारत, अखंड भारत बने। जी, आपने जो बोला देशभक्ति भी तभी अच्छी लगेगी, ठीक है, कि अपना फैमिली अच्छा रहेगा, फैमिली अच्छी है तो आप सर्व कर पा रहे हो फैमिली को अच्छे से, खुद को सर्व कर पा रहे हो, आप हेल्दी हो, तो फिर अच्छा भी लगता है। देशभक्ति की भावना तो सब होती है, सबके अंदर है भावना, बट ये प्रायोरिटीज़ है। आप एक नागरिक को हर सुविधा, नागरिक एक खुश रहेगा तो देश को तो ज़रूर देखेगा, ये है। और जो आप काम कर रहे हो ये समझ सकते हो कि कंपनी है, मुझे अच्छी कंपनी, आप समझ रहे हो कि कंपनी आपको सूट नहीं कर रही, आप टैलेंटेड हो, बट किसी न किसी मजबूरी से आप बंधे हो। लेकिन ये कभी सलाह नहीं मैं दूंगा कि आप उस कंपनी को आप छोड़ दो, या फिर आप क्योंकि मजबूरी से भी जुड़े हो, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप मूव आउट कर रहे हो, बट आपको जो है ऐसा जो कंपनी सूट नहीं कर रही है तो आप डिसीजन आपको क्विकली तो नहीं लेना चाहिए अभी फ़िलहाल। हाँ, वो डिसीजन नहीं, पर ये इससे ये निकलता है कि 12-13 घंटे से कोई प्रोडक्टिव काम आप तो होगा ऐसे नहीं। सुन रहे हो 13 घंटे 14 घंटे का बात बोल रहे, आप सुन लो, लेकिन अभी और आप कर भी नहीं सकते इतना कम। हाँ, वो सिर्फ कह रहे हैं, आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे सुनो मगर उनका बात। ये सोच जो है, ये सोच थोड़ी सी गलत है 12-13 घंटे की। मगर हाँ, गवर्निंग बॉडीज से बोलेंगे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने जिससे कि इंसान नए नए इनोवेशन लाए
और सर्विसेज कम, प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस बिल्कुल। करें। और इसका सोल्यूशन, अगर आपके सीनियर है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे 12 घंटे 13 घंटे काम करो, 14 घंटे काम करो, तो आप उसको सीधा ना कहने के वजह आप उसको कन्विंस भी कर सकते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस आप यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और नहीं, आप मजबूरी समझाने की कोशिश मजबूरी कर भी सकते हैं। है, मजबूरी भी है। अब देखो, जब काम आएगा तो अब सबको काम करना पड़ेगा, मगर वो रेगुलर इतने लॉन्ग टाइम तक काम करोगे तो वो कोई भी इकोसिस्टम के लिए ही अच्छा नहीं है। कि कोई भी इकोसिस्टम हो, उस इकोसिस्टम के लिए नहीं है। कानून भी नहीं है कि आप लीगली देखेंगे तो वो भी हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था ही नहीं है। अगर सही ढंग की होती, सिक्योरिटी गार्ड 12 घंटे काम करता है, यहाँ लेबर लॉ कहाँ चली जाती है? मतलब कायदे से एक कुछ लेबर लॉ ऐसी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। वो मिडिल क्लास सिर्फ गन्ना है, ऐसा सोच कर मिडिल क्लास गन्ना है, उससे जूस निकालो। और जो ये बिजनेसमैन है, धन्ना सेठ, जो जिनसे चंदा आता है, इनको देखना कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इनका टेक केयर अच्छे से करना है। और कि प्रॉब्लम, क्योंकि चंदा देता है वो इलेक्शंस में, इलेक्शन जीतने में पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है उनका। और जो नीचे है वो नीचे नहीं कहूँ, मतलब जो पुअर है उनका तो कॉन्शियस ही नहीं है, वो सोच नहीं सकते, दे हैव नो कॉन्शियस कि उनको आप रेवड़ी दे रहे हो, वो अंडर पॉवर्टी में रह रहे हैं आप। उनका तो डिसीजन मेकिंग भी इलेक्शन से एक दिन पहले ही होता है कि कंबल किसने कितना दिया, 1000 रुपया दिया कि 1500 दिया। उनकी मजबूरी है। सुनना थोड़ा अजीब सा लगता है, बुरा मगर वो लगता क्या है, करें, but उनकी ये हम ऐसा अगर सच्चाई है। हम भी उस कंडीशन में होते तो हम भी वो ही करते। उनको बना दिया गया है वैसा। तो सरकार मतलब कि ऐसा चाहती है कि शायद आप उनको इज्जत दो, आप उनको खाना दे रहे हो, उसके साथ इज्जत दो। इज्जत कैसे देंगे? आप उनको रेवड़ी मत बांटो, उनको जॉब दे दो। आप कंस्ट्रक्शन का काम करो या कुछ भी करो, जैसे कि रोजगार, महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना है वो है, और उससे और भी अच्छा बनाओ, जो कि आप उसको रोजगार दे दो। रोजगार देने से उसका घर भी चलेगा और उसको इज्जत भी मिलेगी समाज में। बिल्कुल। कि वो आपसे भीख मांग के, उसको एक फीलिंग आती है कि सर कोई मेरे को दे रहा है, घर चल रहा है। लेकिन आप वो काम करके जो पैसे कमाएगा और जो खर्च करेगा अपने बच्चों के ऊपर, उसका वो प्राउड, उसका अभिमान, स्वाभिमान बनेगा। सही बात है। स्वाभिमान भी चाहिए, रेवड़ी नहीं चाहिए, उसके साथ स्वाभिमान भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो, कुछ लाइंस इसी चीज को लेके। आदमी सुबह से शाम तक काम कर रहा है, ना दिन देख पा रहा है, ना रात देख पा रहा है, बीमारी का शिकार हो गया। ब्लू लाइट बोले तो अगर आप शुरू से रात तक लाइट में ही रहोगे तो आपकी को नींद ना आने की प्रॉब्लम होगी। मेलाटोनिन जो एक हार्मोन होता है वो आपका सीक्रेट नहीं होगा। तो अब आप सुनिएगा, सुबह जाता है रात को आता है, ना दिन देख पाता है ना रात देख पाता है, दूर हो गया खुद से इतना, खुद से भी ना मिल पाता है, भूल गया खुद को क्या वो चाहता है। आदमी मशीन है, सुबह आता है रात को जाता है। भूल गया कभी वो सुबह का सूरज देखा करता था, भूल गया कभी वो चांद से गुफ्तगू किया करता था। ना चांद देख पाता है ना सूरज देख पाता है। आदमी मशीन है, सुबह जाता है रात को आता है। कभी सुना था मॉर्निंग वॉक नाम की कोई चीज होती है ना, अब पता नहीं कब मॉर्निंग कब नाइट होती है। ना चांद देख पाता है ना सूरज देख पाता है। आदमी मशीन है, सुबह जाता है रात को आता है। ब्लड प्रेशर की गोली खाता है, कभी कभी हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। जो धूप में फ्री में मिलता फिर भी पैसा देकर विटामिन डी की गोली खाता है। आदमी मशीन है, सुबह जाता है रात को आता है। सूरज की रोशनी देखी नहीं, दिन में भी बल्ब से काम चलाता है। ब्लू लाइट का पता नहीं, उसका शिकार हो जाता है। रात को नींद आती नहीं, फिर परेशान हो जाता है, गोली खाता है। आदमी मशीन है, सुबह जाता है रात को आता है। जिस धरती पर घर बनाया उस धरती से भी ना मिल पाता है। आदमी मशीन है, सुबह जाता है रात को आता है। अगर प्रकृति से जितना दूर रहेंगे दिन रात मजबूर रहेंगे। यह सब जानता है, मजबूर है, कुछ भी ना कह पाता है। आदमी मशीन है, सुबह जाता है रात को आता है। जी, सारी समस्याएं अपने शब्दों में व्यक्त कर दी। तो कहने का मतलब ये है
कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिसमें जिसके लिए काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर भी हेल्दी रहे, एम्प्लॉय भी हेल्दी रहे। एम्प्लॉयर है उसके अंदर भी एक अच्छी भावना है, मगर कुछ प्रॉब्लम होगी उस पर वर्कआउट हो। एम्प्लॉय भी हेल्दी रहे, हमारा नागरिक, भारत का हर नागरिक हेल्दी रहे, हमारा देश प्रगति करे, रिसर्च सेंटर बने, इनोवेशन हो, तो लेबर नहीं इंटेलेक्चुअल लोग, हर कोई इंटेलिजेंट हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।